जाफर ने लहू रंग आंखों से नयनतारा को देखकर कहा था। वो पहले से घबराई हुई थी। उसे अरबाज से पहले ही बहुत डर लगता था। कहने लगा, चलो जल्दी करो, मेरे बच्चे को भूख लगी है। वो उसे यूं देख रहा था जैसे पता नहीं क्या कर गुजरेगा। नयनतारा कहने लगी, मेरा बाजू छोड़ो अरबाज, दिमाग ठीक है? मैं कैसे इसको फीड करवा सकती हूँ? मैं कंवारी, फैजान को फीड नहीं करवा सकती। अरबाज कहने लगा, ऐसे कैसे नहीं करवा सकती? जब अपनी बहन की जगह ले सकती हो, यहाँ अपनी बहन की तरह सुहाग रात की सेज सजा सकती हो, तो मेरे बच्चे को भी माँ बनकर फीड करवा सकती हो। जल्दी करो, खोलो अपने ब्लाउज के बटन, मैं फैजान को लेकर आ रहा हूँ। इसे मेरे सामने तुम फीड करवाओगी और मैं देखता हूँ कि कैसे वो अपनी भूख नहीं मिटाता। ये सुनकर नयनतारा की जान निकली थी। एक तो वो उससे शादी के लिए रजामंद नहीं थी, लेकिन अपने भांजे की खातिर उसने इतना बड़ा फैसला किया था। अभी तो उसके आंसू तक खुश्क नहीं हुए थे और अरबाज की बातें नयनतारा के होश उड़ा कर रख गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अरबाज से कैसे बात करे। वो तो अभी इस रिश्ते को ही ठीक से समझ नहीं पाई थी, कबूल नहीं कर पा रही थी जो अचानक उस पर थोप दिया गया था। और इस पर अरबाज की बातें, वो बाहर जा चुका था और कुछ ही देर में फैजान को लेकर आया, जिसे नयनतारा ने अभी फीडर पिला कर सुलाया था। वो फैजान के कमरे में ही लेट गई थी। सोच रही थी कि कपड़े तब्दील करके उसके साथ ही सो जाए, क्योंकि शादी तो उसने अपने भांजे को संभालने के लिए की थी, अरबाज के साथ रिश्ता निभाने के लिए नहीं। मगर इस उफ्ताद की कहाँ खबर थी कि जैसे ही उसे सुला कर आएगी, एक बार फिर वो जाग कर रोना शुरू हो जाएगा। उसे शुरू ही से अरबाज से डर लगता था, तब से जब वो उसकी बड़ी बहन रुबीना का शौहर था। वो शुरू ही से गुस्से का बहुत तेज था, इसीलिए नयनतारा तो उससे बात करते हुए भी घबराती थी और अब एक अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन में फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अरबाज फैजान को कमरे में लेकर आया तो वो बिलक बिलक कर रो रहा था और लाकर उसने नयनतारा की गोद में उसे बिठा दिया। कहने लगा, खोलो अपने बटन, मेरे सामने तुम मेरे बच्चे को फीड करवाओगे। तुमने कैसे उसे भूखा सुला दिया? नयनतारा का रंग उड़कर रह गया था। कहने लगा, तुम उतारोगी अब या मैं उतारूं? ये कहकर उसने उसके उरूसी लिबास सी चोली के आगे बंद हुए बटन को खोलना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? शर्म है या नहीं आप में? क्या पागल हो गए हैं? आप मुझे छूना बंद करें। उसे तो समझ नहीं आ रही थी कि किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए वो अरबाज को खुद से दूर रखे। चोली के सामने के बटन खुल चुके थे, उसकी रानाइयाँ अंदर से छलकने लगी थी। नयनतारा ने फैजान को बेड पर लिटा दिया। वो रोने लगा। वो अपना आप अरबाज से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत इतनी कि तुमने मेरे बच्चे को बेड पर लिटा दिया, उसे रुला रही हो। तब तक वो उसके ब्लाउज के सारे बटन खोल चुका था। नयनतारा ने बमुश्किल से अपना आप छुड़वा के उसे पीछे धक्का दिया। उसकी गोरी रंगत और उसकी रानाइयाँ देखकर अरबाज तो कुछ देर शशतर सा रह गया, लेकिन तब तक नयनतारा कमरे से बाहर निकल चुकी थी। अरबाज ने जब उसे कमरे से भागते देखा तो उसके पीछे लपका था, लेकिन वो दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी।
बुरी तरह से रो रही थी, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अरबाज के नाखूनों से उसके सीने पर खरोशें पड़ चुकी थी। वो खौफ के मारे कांप रही थी। जब बुरी तरह से दरवाज़ा धड़धड़ाया गया, दरवाज़ा खोलो नैनतारा, दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, मेरा बच्चा रो रहा है। जिस तरह से शेर की तरह वो धाड़ा था, नैनतारा की तो जान निकल गई थी। वो दरवाजे के पीछे बनी दीवार के साथ टेक लगाकर बैठकर रोने लगी। जानती थी कि अरबाज उसका क्या हाल करेगा। अभी वो रो रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुला। उसने लॉक ठीक से तो लगाया था, मगर शायद मुकम्मल लॉक करना भूल चुकी थी। इस बॉडी बिल्डर के सामने ये दरवाज़ा क्या ही अहमियत रखता था। अरबाज बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। नैनतारा अपने दोनों हाथों से खुद को छुपाने लगी। क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो तुम शायद मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं हो। मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। नैनतारा डर कर कहने लगी, मुझे शर्म आती है। अरबाज कहने लगा, आज मैं तुम्हारी सारी शर्म उतार कर रख दूंगा। उसे बाजू से पकड़कर दोबारा अपने कमरे में लेकर आया और बेड पर पटका था। फैजान उसकी गोद में लिटा कर कहने लगा, फीड करवाओ इसे। जब फिर नैनतारा टस से मस ना हुई तो उसने दोनों हाथों से उसके हाथों को ऊपर की जानिब पिन अप किया और ख़ुद फैजान को नैन की धड़कनों के करीब करके उसे। नैनतारा की बहन रुबीना की शादी अरबाज से हुई थी और ये शादी अरबाज की पसंद की थी। उसने रुबीना को किसी शादी के फंक्शन में देखा था और उसे देखकर ही उसका दीवाना हो गया था। लेकिन उसकी मोहब्बत में जुनून का अंसर बहुत ज़्यादा था। अव्वल तो वो रुबीना को मायके आने ही नहीं देता था। कभी वो मायके आ भी जाती तो रात को उसे लेने आ जाता, कहता कि रात तुम्हारे बगैर नहीं कटती। नैनतारा मुंह बसोड़ कर कहने लगी, अच्छा ऐसा भी क्या करते हैं आप दोनों रात को जो आपके बगैर उनकी रात नहीं कटती। मासूम शरारत से वो ऐसी बातें बोल जाया करती थी। जब रुबीना मुस्कुराकर उसके सर पर प्यार से चपत मार कर कहने लगी कि छोटी हो और छोटी रहो, चंद सालों बाद जब तुम्हारी शादी हो गई ना, फिर देखना तुम्हारा शौहर भी तुम्हें मायके में कदम रखने नहीं देगा। ये शौहर लोग होते ही ऐसे हैं, नई नई शादी हो जाए तो बीवी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं और धीरे धीरे जब वक्त गुजरता जाए तो वही उन्हें फजूल सामान लगने लगती है। रुबीना वाक़यात और हालात आसपास देखकर एक गहरी सांस खारिज कर चुकी थी कि कहीं एक रोज़ जिस कदर मोहब्बत उससे अरबाज करता है, एक रोज़ वो बदल ही न जाए। मगर फ़ौरन से वो अपनी बहन की बाहों में बाहें डालकर कहने लगी, अरे अरे, जिस कदर प्यार आपका शौहर आपसे करता है ना, मैं तो कहती हूँ कि 7 जन्मों तक वो सिर्फ आपसे ही मोहब्बत करेंगे। भला आप जैसी प्यारी सी वाइफ के अलावा उनके वहमो गुमान में कोई और भी आ सकती है क्या? आपको वो नज़रअंदाज करने का तो सोच भी नहीं सकते। वो अपनी बहन के गाल पर हाथ फेर कर उससे बोली थी, जब उसकी नज़र बेसाख्ता गर्दन पर गई जहाँ पर लव बाइट का निशान अभी भी मौजूद था। अगले पल कहने लगी, हो देखे, भले मैं छोटी हूँ लेकिन ये जिस तरह के निशान आपकी गर्दन पर पड़े हुए हैं ना, देखकर यही लगता है कि ये खड़ूस हर वक्त गुस्से में रहने वाले हमारे अरबाज भाई हैं, बहुत रोमांटिक। ये कहकर वो भागी थी और रुबीना तो बस शर्म के मारे अपनी गर्दन छुपाती रह गई। जब भी नैनतारा रुबीना को देखती तो यही शिकवा करती कि अपने मायके रहने नहीं आती। मैं क्या करूं, अरबाज गुस्से के बहुत तेज़ हैं, कहते हैं मुझे तुम्हारे मायके में रहना पसंद नहीं। शादी के बाद तो बस शौहर की मर्ज़ी चलती है, लड़की की अपनी मर्ज़ी थोड़ी चलती है। वो नैनतारा को बहुत प्यार से समझा रही थी। रुबीना और नैनतारा बस 2 ही बहनें थी। नैनतारा 6-7 साल छोटी थी। एक बार जिद करने लगी कि आप रात को यहीं रुक जाएं, मैं अरबाज भाई से बात कर लेती हूँ। रुबीना कहने लगी, तुम्हें पता है ना वो गुस्से का कितना तेज़ है। जब उन्होंने यहाँ आना होता है तो मेरे तो हाथ पांव फूल जाते हैं कि कहीं उनके खाने में या खिदमत में कोई कमी ना हो जाए। तुम जानती हो ना मैं अम्मी के साथ मिलकर कितनी चीज़ें तैयार करती हूँ कि ये ना हो कि तुम उनसे बात करो और उन्हें गुस्सा आ जाए। उनका गुस्सा तो बस नाक पर होता है। बहरहाल नैनतारा का दिल बुझ कर रह गया था। अपनी बहन के साथ वो बहुत अटैच थी, लेकिन शादी के बाद तो जैसे उसकी बहन उसको मैसर ही नहीं आती थी। महीने के बाद आती थी और बस पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता था। बातों में तो पता ही नहीं चलता था। रात को उसका बहनोई आकर उसकी बहन को ले जाता। एक बार रुबीना का फ़ोन आया और उसने अपनी वालदा खालदा बेगम को ये खुशखबरी सुनाई कि वो उम्मीद से है,
یہ سن کر خالدہ بیگم بہت خوش ہوئی تھی۔ کہنے لگی امی یوں تو گھر میں ہر کام کے لیے ملازمہ ہے، لیکن رات رکنے کے لیے بھی تو کوئی تیار نہیں ہو رہی۔ آپ نین تارا سے کہیں کہ اب تو ویسے بھی اس کے کالج کی چھٹیاں ہیں، کچھ دن میرے پاس آ کر رہ لے۔ نین تارا اپنی بہن کے گھر رہنے چلی گئی۔ ایک بار اس کی الماری سیٹ کر رہی تھی تو اس کے کپڑے دیکھ کر کہنے لگی آپی آپ کی بری کے جوڑے تو بہت اچھے ہیں۔ روبینہ کہنے لگی ہاں اگر تمہیں پسند ہے تو پہن لو۔ کہنے لگی سچی میں پہن لوں؟ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کہنے لگی نہیں، مجھے بھلا کیوں اعتراض ہوگا۔ نین تارا نے اپنی بہن روبینہ کا ایک بہت ہی خوبصورت کڑھائی والا جوڑا پہن لیا۔ روبینہ کہنے لگی نین تارا تمہارے بھائی آنے والے ہیں، ایسا کرو تازی روٹی بنا دو، وہ گرم گرم روٹی ہی پسند کرتے ہیں۔ مجھے تو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا بتا کر میری جان عذاب میں ڈال دی، ورنہ یہ چھوٹے موٹے کام میں خود کر لیتی تھی۔ نین تارا کہنے لگی کوئی بات نہیں میں بنا لیتی ہوں۔ وہ روٹی بنا رہی تھی اور ارباز خود ہی دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کچن تھا۔ نین تارا کی اس کی جانب پیٹ تھی، کپڑے اس نے روبینہ کے پہن رکھے تھے، اسی لیے وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ارباز کچن میں آ گیا اور پیچھے سے ہی نین تارا کو اپنے حصار میں لے کر اس کی گردن پر ہلکا سا دانت کاٹا۔ نین تارا کی تو جیسے جان نکلی، کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں؟ نین تارا کی آواز سن کر وہ بری طرح سے پیچھے ہٹا تھا۔ جب نین تارا نے پلٹ کر دیکھا وہ تو اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تم نے روبینہ کے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اسے بہت غصہ آیا۔ کہنے لگا آج کے بعد اگر تم نے میری بیوی کے کپڑے پہنے تو دیکھنا کیا کرتا ہوں تمہارا حال، بدتمیز لڑکی۔ نین تارا بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد سے تو نین تارا کو ارباز سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ جلد ہی واپس اپنے گھر چلی گئی اور جب بھی ارباز آتا تو ڈر کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ اس نے روبینہ سے بھی کبھی کچھ نہیں کہا، نہ کچھ بتایا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ روبینہ کی جب ڈیلیوری ہوئی تو سی سیکشن سے ہوئی اور آپریشن کے دوران لیڈی ڈاکٹر نے کیمیکل سے بھری ہوئی روئی انجانے میں اس کے پیٹ پر ہی رکھی رہنے دی اور اس کے سٹچز لگا دیے۔ جب روبینہ نے بیٹے کو جنم دیا 2 دن بعد گھر گئی تو اس کو ہلکا ہلکا اپنے سٹچز میں درد محسوس ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ درد بڑھنے لگا۔ کبھی کبھی اتنی شدت اختیار کر جاتا کہ وہ تڑپنے لگتی۔ ارباز اسے فوراً سے ہاسپٹل لے کر گیا، لیکن وہ لیڈی ڈاکٹر جیسے ہی اس کا الٹرا ساؤنڈ کر چکی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن وہ یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ غلطی اس کی ہے، اسی لیے اسے معمولی سا پین کلر دے کر واپس گھر بھیج دیتی تھی۔ 1.5 مہینے بعد اس کا انفیکشن اس قدر بڑھ گیا کہ درد کے مارے جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی۔ ارباز کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا جب ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آپ کی بیوی مر چکی ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ اس کو صرف درد تھا، کئی بار لیڈی ڈاکٹر نے اسے پین کلر لگایا تھا، وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگا ان کے اندر آپریشن کے ہی دوران ڈاکٹر کی ہی نااہلی سے کچھ رہ گیا تھا اور اسی وجہ سے ان کا انفیکشن بڑھ گیا۔ اگر آپ وقت پر کسی اور اچھی ڈاکٹر کو دکھاتے تو آپ کو سچ بتا دیتی تو شاید آپ کی بیوی بچ جاتی۔ یہ سن کر ارباز نے اس لیڈی ڈاکٹر کو بہت باتیں سنائی تھی، بہت برا بھلا کہا تھا، شور مچایا تھا، لیکن اس سب کا فائدہ اسے کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ روبینہ تو مر چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا، کسی چھوٹے بچے کی طرح سے رو رہا تھا۔ اس کا بیٹا نانی کی گود میں رو رہا تھا۔ کبھی خالدہ بیگم اسے بہلانے کی کوشش کرتی تو کبھی نین تارا چھوٹے سے فیضان کو گود میں لے کر چپ کروانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ خود بھی اتنی بڑی نہیں تھی، بس 11ویں جماعت میں تھی، لیکن فیضان تو منہ میں زبان نہیں ڈال رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ چند دن تو ارباز کو بھی کوئی ہوش نہیں رہی، وہ بھی اپنے گھر نہیں گیا تھا، کہتا تھا گھر جاتا ہوں تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ویسے بھی اس کے والدین حیات نہیں تھے، پہلے چچا کے ساتھ رہتا تھا، شادی ہوئی تو اپنا الگ گھر لے لیا، لیکن اب تنہا گھر میں رہتے ہوئے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ کبھی لگتا تھا کہ روبینہ کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ روبینہ روبینہ کہتے ہوئے کمروں کے دروازے کھول کر دیکھنے لگتا تھا۔ جب وہ ارباز کو کہیں بھی نظر نہیں آتی تو رونے لگتا تھا۔ بہرحال 1 مہینہ گزر گیا تھا، وہ اپنی فیکٹری جانے لگا۔ روزانہ خالدہ بیگم کے گھر آتا، تھوڑی دیر فیضان سے پیار کرتا اور چلا جاتا۔ فیضان اب نین تارا کا کچھ عادی ہونے لگا تھا، حالانکہ وہ زیادہ نہیں سنبھالتی تھی، بہت جلدی تنگ آ جاتی تھی، اسے اپنی والدہ کے حوالے کر دیتی تھی، کہتی تھی یہ بہت تنگ کرتا ہے اماں، رات کو یہ سوتا نہیں ہے، مجھے اس لیے
لے کر اسے ٹہلنا پڑتا ہے اور صبح میں نے کالج بھی جانا ہوتا ہے۔ زیادہ تر اسے خالدہ بیگم ہی سنبھالتی تھی، لیکن وہ بھی بوڑھی تھی، اسی لیے بہت جلدی تھک جاتی تھی۔ ایک بار انہوں نے ارباز سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ فیضان کو گود میں بٹھائے پیار کر رہا تھا۔ جب خالدہ بیگم نے کہا کہ بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، نین تارا کالج میں پڑھتی ہے، فیضان کو سنبھالنا ہم دونوں کے بس کی بات نہیں، تمہیں چاہیے کہ تم دوسری شادی کر لو، تمہیں چاہیے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ خالدہ بیگم نے نظریں چراتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ کہیں داماد کو بری نہ لگ جائے، کیونکہ وہ غصے کا بہت تیز اور موڈی تھا۔ کہنے لگا تو آپ کو میرا بچہ بوجھ لگنے لگا ہے؟ ٹھیک ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہیں گے میرا یہ مقصد نہیں تھا، میری اپنی سگی بیٹی کا بچہ ہے، میں نانی ہوں اس کی۔ وہ کہنے لگا اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ جتاتی نہیں۔ کہنے لگی بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے اب بچہ سنبھالا نہیں جاتا، مجھے بھی تو بیٹی کا اتنا بڑا صدمہ ملا ہے، مجھے تو لگتا ہے جیسے میں بھی مر جاؤں گی۔ بس میری کوشش ہے کہ جلد از جلد نین تارا کی شادی کر دوں، وہ اپنے گھر کی ہو جائے تو میں بھی سکون سے مر سکوں، میرا تو گھر ہی ویران ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے آنسو صاف کیے تھے۔ ارباز کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا کہ انہیں اپنی بیٹی کی پرواہ تھی، اس کے بیٹی کی نہیں۔ کبھی اس کی گود میں لیٹے ہوئے فیضان نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ بچوں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، چپ کیسے کروایا جاتا ہے، ارباز کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر چپ کروانے لگا۔ ارے بچے چپ ہو جا۔ ایک دم سے اس کا چہرہ زاد ہونے لگا تھا، جسم پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ آنٹی آنٹی پلیز دیکھیں نا یہ کیوں رو رہا ہے، اسے کیا ہو گیا؟ وہ روبینہ بھی ایسے روئی تھی جب وہ مرنے والی تھی، وہ بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ دیکھیں کہیں یہ بھی تو، اس سے بھی تو کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک دم سے ہذیانی ہو کر وہ سب کچھ بولے جا رہا تھا اور خالدہ بیگم تو ہڑبڑا سی گئی۔ تبھی کمرے سے نین تارا نکل کر آئی تھی۔ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہیں ارباز بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اسے صرف بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ میرے بھانجے کو کچھ ہو۔ وہ اسے سینے سے لگا کر ٹہلنے لگی۔ وہ فوراً سے چپ ہو چکا تھا۔ خالدہ بیگم کہنے لگی یہ ڈبے کا دودھ پیتا ہے نا، اسی لیے جب بعض دفعہ ہضم کرنے میں مشکل ہو تو اس کے پیٹ میں تھوڑا سا درد اٹھتا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نین تارا کو اپنے بچے کے ساتھ دیکھ کر وہ کچھ سوچنے لگا۔ آپ کو نین تارا کی شادی کی فکر ہے اور مجھے اپنے بیٹے کی۔ ایسا کریں نین تارا کی شادی مجھ سے کر دیں، آپ کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور میرے بیٹے کو ماں بھی مل جائے گی۔ ویسے بھی وہ اچھا خاصا کماتا تھا، اچھا گھر تھا۔ خالدہ بیگم سوچ میں پڑ گئی۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں چند دنوں میں بتاتی ہوں۔ لیکن جب نین تارا سے بات کی تو اس نے فوراً انکار کر دیا کہ وہ ارباز سے شادی نہیں کرے گی۔ خالدہ بیگم کہنے لگی کیا ہو گیا ہے تمہیں، اچھا خاصا کماتا ہے، پھر تمہارے بھانجے پہ کوئی سوتیلی ماں آئے گی تو پتہ نہیں کیا سلوک کرے گی، تم ہوگی تو ظاہر ہے تم اسے پیار سے پالو گی۔ وہ کہنے لگی امی مجھے شادی نہیں کرنی، میں ابھی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتی، مجھے ابھی پڑھنا ہے اور یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں اسے نہیں سنبھال سکتی۔ نین تارا کا مزاج اور تھا، ظاہری سی بات ہے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئی تھی اور ہونے والے شوہر کو لے کر اس نے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے۔ ارباز تو کہیں سے بھی اس کا آئیڈیل نہیں تھا، اسے تو ارباز جیسے لوگ ہی بالکل پسند نہیں تھے۔ بھلا وہ پہلے سے شادی شدہ شخص سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ بھلے ہی وہ اس کی بہن کا شوہر تھا، مگر تھا تو شادی شدہ۔ خالدہ بیگم کی ان دنوں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے بیٹی کو مجبور کرنے لگی۔ کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پیچھے سے تمہارا کیا ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ اپنے جیتے جی تمہاری شادی کہیں کر جاؤں۔ لیکن نین تارا نہیں مان رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی خالدہ بیگم کے سینے میں درد ہوا۔ نین تارا کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک فیضان اسے پریشان کرتا تھا، دوسرا اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اس نے رات کے 3 بجے ارباز کو فون کیا کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ آ جائیں۔ وہ بھی جلدی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آیا تھا۔ خالدہ بیگم کو اسپتال لے کر گیا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹر کہتے نہ تو ان کا آپریشن ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان کے بچنے کے زیادہ چانسز ہیں، اسی لیے خالدہ بیگم کے مجبور کرنے پر نین تارا نے ارباز سے نکاح کر لیا، لیکن وہ اپنے گھر پر ہی تھی۔ 2 دن کے بعد خالدہ بیگم کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ تو دوہرے صدمے سے گزر رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن جیسے ہی خالدہ بیگم کی تدفین ہوئی تو ارباز اسے کہنے لگا تم میرے گھر چلو۔ وہ ارباز کے گھر پہنچی تھی، اسے لگا تھا ارباز اس کا احساس کرے گا، لیکن ارباز اسے کہنے لگا کمرے میں ایک عروسی لباس پڑا ہے، تمہاری بہن کا، اسے پہن کر تیار ہو جا۔ یہ سن کر تو نین تارا کو حیرت ہوئی تھی،
उसकी माँ को मरे हुए बस 2 दिन ही तो हुए थे, बहन को मरे हुए 1 महीना गुजरा था, और अरबाज उसे कह रहा था कि वो दुल्हन बनकर तैयार हो जाए। कहने लगी, अरबाज भाई आप ये क्या कह रहे हैं? तो दांत कचकचाते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तुम्हारी तो पहले ही मुझ पर नीयत खराब थी, तभी रुबीना के कपड़े पहनती थी। तुम्हें शौक था ना रुबीना की जगह पर आने का, उसके कपड़े पहनने का, उसकी उतरन पहनने का, तो आज अपना ये शौक पूरा करो। जाओ, जाकर उसका रूसी लिबास पहनकर तैयार हो जाओ। वो बेहद गुस्से में था, लग रहा था कि अगर वो तैयार नहीं होगी तो न जाने क्या कर बैठेगा। नयनतारा बुरी तरह से डर गई थी, जल्दी से कमरे में चली गई और उरूसी लिबास भी पहन लिया। तैयार क्या होना था, बस हल्का फुल्का मेकअप किया, वो भी रोते हुए। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि वो बहुत बड़ी तो नहीं थी, ना ही इतनी समझदार थी। दुल्हन बनकर बैठी, लेकिन फैज़ान के रोने की आवाज़ आने लगी तो जल्दी से कमरे से बाहर निकली। देखा तो उसे कहीं भी अरबाज नज़र नहीं आया। वो जल्दी से किचन में गई, उसका फीडर तैयार किया और फैज़ान के कमरे में आ गई। इसे फीडर पिलाकर वहीं उसके बराबर में लेट गई। जब रात के किसी पहर अरबाज ने उसे बाजू से पकड़कर बुरी तरह से झंझोड़ा था और फिर उसे अपने कमरे में ले गया। कहने लगा, बताओ मुझे, कहीं तुमने तो मेरी बीवी को नहीं मारा? मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, तुम्हें शायद हमारी मोहब्बत से जलन थी। मैंने सुना था तुम्हें अपनी बहन से बातें करते हुए, तुम कह रही थी आप ही दुआ करें मेरा शौहर भी अरबाज जैसा हो। बताओ, तुम मुझे देखकर आहें भरती थी। नयनतारा ने तो यूं ही ये बात रुबीना से एक बार कह दी थी, क्योंकि वो देखती थी कि अरबाज उसका बहुत ख्याल रखता था, तो उसने भी कह दिया कि आप ही दुआ करें कि मेरा शौहर भी अरबाज भाई जैसा हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि अरबाज ही उसका शौहर बन जाएगा और उस पर शक भी करेगा। फिर कहने लगा, मेरी बीवी बनने का बहुत शौक़ है ना तुम्हें? मेरी बीवी बनने के साथ साथ तुम मेरे बेटे की माँ भी बनोगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रुबीना बनी थी। तुम उसे अपनी फीड करवाओगी और मेरे सामने करवाओगी। ये सुनकर तो नयनतारा का दिमाग घूम कर रह गया था। कहने लगी, मैं कंवारी हूँ, मैं कैसे फैज़ान को फीड करवा सकती? आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज़ मुझसे इस किस्म की बातें ना करें, मुझे बुरी लगती हैं। वो कहने लगा, क्यों नहीं करूं? जब तुम अपनी बहन की जगह पर बैठ सकती हो, उसके कपड़े पहनकर दुल्हन बन सकती हो, तो मेरे बच्चे की माँ भी बन सकती हो। मेरा बच्चा भूखा नहीं रहेगा, वो तुमसे अपनी भूख मिटाएगा, वो भी अपनी भूख मिटाएगा और मैं भी। वो उसके बटन खोलने लगा, लेकिन तभी नयनतारा अपना आप छुड़वा कर भाग गई थी। दूसरे कमरे में जाकर दीवार के साथ लगकर रोने लगी थी, लेकिन वो दरवाजे का लॉक शायद चाबी से खोल चुका था। जैसे ही अंदर आया तो नयनतारा के होश उड़ गए थे। कहने लगा, तुम्हारी सारी शर्म मैं आज ही ख़त्म कर दूंगा। उसे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले गया, उसे बेड पर धक्का देकर लिटा दिया। फैज़ान अभी भी रो रहा था। कहने लगा, खुद इसे फीड करवाओगी या मैं करवाऊँ? वो बेचारी बुरी तरह से कांप रही थी। उसने जल्दी से फैज़ान को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन बहुत शर्म महसूस कर रही थी। बेड पर रखा लिहाफ उसने खुद पर डाल लिया, लेकिन फैज़ान जब फीड करने लगा वो बुरी तरह से घबरा गई, डर गई थी। वो अजीब सी कैफियत से दो चार थी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने देखा कि अरबाज खड़ा होकर अलमारी के पास गया है, अलमारी का दूसरा पट जोर से खोलकर उसने एक केन निकाला था जिस पर बियर लिखा हुआ था। वो केन खोलकर वो 2 घूंट में पीकर खाली करके ज़मीन पर पटक चुका था। नयनतारा की तो जान निकली थी। कहने लगा, जल्दी इसकी भूख मिटाओ, फिर तुम्हारी सुहाग रात भी मैं रंगीन बनाता हूँ। इसके बाद तुम मेरी भूख मिटाओगी। जब तक मैं सैराब ना हो जाऊँ मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। बहुत शौक़ है ना तुम्हें मेरी बीवी की जगह लेने का? अब शिद्दतें भी बर्दाश्त करो जो वो बर्दाश्त करती थी। बल्कि वो तो मेरी मोहब्बत थी ना, लेकिन तुम उसकी उतरन पहनने वाली और मेरी ज़िद को पूरा करने का सामान बनोगी। रुबीना से तो मैं मोहब्बत से पेश आता था क्योंकि वो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन तुम सिर्फ मेरे जुनून का निशाना बनोगी, मेरी ज़िद को तस्कीन पहुंचाओगी। फैज़ान सो चुका था। बड़ी आहिस्तगी से अरबाज ने नयनतारा को गोद से फैज़ान को पकड़ा और उसके कॉट पर जाकर लिटा दिया। अब वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी जब एकदम अरबाज ने झटके से लिहाफ पीछे किया था और शराब के नशे में उस पर गिरा था। वो उस पर हावी हो चुका था। उसके बचे कुचे कपड़ों को उतार के
कोशिश कर रहा था। वो बार बार प्लीज़ छोड़ दे मुझे, प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, ये कहती रही, लेकिन वो जैसे शराब के नशे में पागल हो चुका था। अपना जुनून उसके वजूद पर उतार रहा था, और जब नशा बहुत ज़्यादा गालिब हो गया तो करवट बदल कर सो चुका था। बाकी की रात कमरे में नयनतारा की सिसकियाँ गूंजती रहीं। वो रोती रही। उसे अरबाज पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। वो उसके बारे में बहुत गलत सोच रहा था। उसने तो कभी रुबीना की जगह लेने के बारे में नहीं सोचा था। जाने कब उसे नींद आई थी। सुबह फैज़ान के रोने की आवाज़ पर बमुश्किल उसने अपनी सूजी हुई आंखें खोली थी। खुद भी अभी तक सिसकियाँ ही ले रही थी। फैज़ान को कमरे से बाहर ले गई क्योंकि अरबाज बेसुध सो रहा था। किचन में आकर फैज़ान को फीडर बना कर दिया और रोने लगी। फिर उसे बेड पर लिटाकर सुला दिया। अलमारी से अपनी बहन के कपड़े निकाले, रोते हुए नहाकर पहने थे। कमरे से बाहर आ गई, लाउंज में बैठकर रोने लगी। ना माँ थी और ना ही कोई ऐसा शख्स जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर लेती। एक रुबीना थी, वो भी दुनिया से जा चुकी थी। माँ का साथ भी नहीं था। पता नहीं अरबाज कभी उसके साथ ठीक भी होगा कि नहीं। यह हमेशा उसे जुनून का नशा बनाएगा। नाश्ता तक उसने नहीं किया था। वहीं सोफे पर बैठे बैठे कुशन रखकर उस पर सर रखकर सो चुकी थी। उसकी जब आँख खुली तो बाहर की डोर बेल बज रही थी। वो उठकर दरवाज़ा खोलने गई तो बाहर मुलाजमा थी। उसे देखकर कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी बहन का तो इंतकाल हो गया था ना? वो कहने लगी, हाँ, लेकिन 2 दिन पहले मेरा निकाह मेरी ही बहनोई से हो गया। मैं अपने भांजे को पालने के लिए इस घर में आई हूँ। तुम अपना काम करो। नयनतारा ने बस मुख्तसर सा जवाब दिया। मुलाजमा अपना काम करने लगी। चुपचाप नाश्ता किया, मुलाजमा को भी नाश्ता दिया। मुलाजमा भी सफाई करके जा चुकी थी। जब वो कमरे में आई तो फैज़ान उठ चुका था। उसने फैज़ान को पकड़ा और कमरे से बाहर आ गई। दोपहर के 2 बजे अरबाज की आंख खुली। अपने आप को बिना शर्ट के बेड पर सोते हुए देखा तो कुछ हैरान हुआ। गुज़िश्ता रात याद नहीं आ रही थी, लेकिन जब कांच की टूटी हुई चूड़ियाँ बेड पर देखी तो सब याद आने लगा कि उसने शराब के नशे में नयनतारा के साथ क्या किया था। अपने आप पर अफसोस हुआ। रात को बेतहाशा गुस्से में था और ऐसा दौरा उसे तब पड़ रहा था जब से रुबीना का इंतकाल हुआ था। उसे इतना शदीद गुस्सा आता था कि वो चीज़ें उठा उठा कर फेंकता था, लेकिन जैसे ही उसका जुनून ख़त्म होता तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता। अभी भी नॉर्मल हो चुका था। कमरे से बाहर आया तो उसे देखकर नयनतारा बुरी तरह से डर गई। उसके पास आकर बैठा तो वो कांप कर रह गई। वो फौरन सोफे से उठी थी। अरबाज की आंखें अभी भी सुर्ख हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात को नशे में थी। नैन बिलक बिलक कर तो अंदर रोने लगी। पीछे हटकर कहने लगी, प्लीज़ मुझे कुछ मत कीजिएगा। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। मैंने आप ही की जगह नहीं ली। मैं सच कह रही हूँ। मैंने आप पर बुरी नज़र भी नहीं रखी। रात को वो जो इल्ज़ाम उस पर लगा रहा था वो भी सहम कर बगैर उसके पूछे ही बोले जा रही थी। और अरबाज उसकी जानिब बढ़कर बोला, प्लीज़ डरो मत, मेरी बात तो सुनो। अरबाज को बेतहाशा शर्मिंदगी हो रही थी। अरबाज कहने लगा, आई एम सॉरी, रात को जो कुछ हुआ मैं होश में नहीं था, मुझे माफ़ कर देना। ये अक्सर उसका रवैया बदला हुआ था। नयनतारा को समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या कहना चाहिए। बहरहाल अरबाज उठकर कमरे में चला गया। नहा धोकर कपड़े तब्दील करके बिना नाश्ता किए अपनी फैक्ट्री चला गया। रात को जब वापस आया तो फैज़ान को गोद में ले लिया, उसे प्यार करने लगा। फिर उसे अपने कमरे में ले गया। साइड टेबल की दराज से रुबीना की तस्वीर निकाली और फैज़ान को दिखाने लगा। ये तुम्हारी मम्मा है, तुमसे बहुत प्यार करती थी और मुझसे भी बहुत प्यार करती थी। मैं भी तुम्हारी मम्मा से बहुत प्यार करता था, लेकिन देखो वो हम दोनों को छोड़कर चली गई। रुबीना की बातें याद आते ही अरबाज की आंखों से आंसू बहने लगे। नयनतारा डरते डरते कमरे में आई थी। कहने लगी, आप खाना खाएंगे क्या? मैं खाना गर्म कर दूं? वो कहने लगा, नहीं मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। चुपचाप खाना खाया और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। अपनी उंगलियां चटखाने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ लेटना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए। कुछ ही देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। अरबाज फैज़ान को गोद में लिए कमरे में दाखिल हुआ। फिर उसे चुपचाप नयनतारा की गोद में डाल दिया और कहने लगा, तुम चाहो तो यहाँ सो सकती हो। मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा मेरी साथ से तुम्हें तकलीफ़ ना पहुँचे। ये कहकर वो जा चुका था। नयनतारा ने सुकून का सांस लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अरबाज को ये जुनून चंद रोज़ बाद फिर से सवार हो जाएगा। घर पर आया तो उसे लगा जैसे रुबीना किचन में काम कर रही है,
کیونکہ نین تارا کے اپنے کپڑے تو تھے نہیں، اسی لیے اس نے روبینہ کا ہی سوٹ پہن رکھا تھا، اسی کے کپڑے پہن رکھے تھے، اور جو جوڑا اس نے پہنا تھا ارباز نے بڑی محبت سے یہ روبینہ کو لا کر دیا تھا۔ اسی لیے وہ کچن میں آ گیا، کہنے لگا روبینہ تم واپس آ گئی۔ وہ اسی ٹرانس میں جا چکا تھا، لیکن جب پلٹ کر نین تارا نے اس کی طرف دیکھا تو اسے غصہ آنے لگا، کہنے لگا پھر سے تم نے میری بیوی کے کپڑے پہنے؟ تم ہوتی کون ہو میری بیوی کے کپڑے پہننے والی؟ نین تارا اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر ڈر گئی، جلدی سے روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھی کچن سے باہر جانے لگی، لیکن اس کا بازو پکڑ چکا تھا، اس کے کپڑے اس نے 1 منٹ میں پھاڑ کر رکھ دیے۔ کہنے لگا تم نے کس سے پوچھ کر میری بیوی کے کپڑے پہنے ہیں؟ سامنے شیلف پر بڑی تیز دھار والی چھری رکھی تھی، وہ سلاد کاٹ کر فارغ ہوئی تھی، پھر روٹیاں بنا رہی تھی۔ وہ چھری اب ارباز کے ہاتھ میں تھی، وہ چھری اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی اور نین تارا کے گلے کے نیچے حصے پر اس کی نوک رکھ دی۔ کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چوٹ لگ جائے گی۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے کپڑے پہننے کی؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہیں اس کی جگہ دے دوں گا؟ نہیں، میں تمہیں صرف اذیت دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نین تارا کے دل کے مقام پر چھری سے روبینہ لکھا تھا۔ جیسے ہی وہ رونے بلکنے لگی تو اس کا گلا اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ کہنے لگا اگر تم نے مجھے لکھنے نہیں دیا تو میں تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس کے جنون کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا وہ سچ مچ نین تارا کو جان سے مار ڈالے گا۔ چھری کی تیز دھار نوک سے اس کے دل کے مقام پر روبینہ لکھ چکا تھا اور پھر اپنے ہونٹ روبینہ کے نام پر رکھ دیے۔ نین تارا روئی جا رہی تھی لیکن وہ جنون میں آ چکا تھا۔ اسے گود میں بھرتا وہ اپنے کمرے میں لے گیا۔ فیضان اپنے جھولے میں باہر لاؤنج میں رو رہا تھا، لیکن ارباز کو پرواہ تک نہیں تھی۔ وہ اس وقت نین تارا پر اپنا جنون نچھاور کر رہا تھا۔ کئی جگہ جسم پر اس کے دانتوں کے نشان تھے۔ وہ رو رہی تھی کہ بچہ رو رہا ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ لیکن پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، اسے نہ اپنے بچے کے رونے کی پرواہ تھی اور نہ ہی کسی اور چیز کی۔ وہ بس اپنے جنون کو تسکین پہنچا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کا جنون ختم ہوا تب اسے ہوش آئی۔ فیضان رو رو کر بے حال ہو چکا تھا۔ نین تارا نے اسے خود سے پیچھے کیا، وہ خود بھی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھاگتی دوڑتی کمرے سے باہر گئی، پورا وجود درد سے چور تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے وجود کے کس حصے پر اسے سب سے زیادہ درد ہو رہا ہے۔ بھاگ کر وہ دوسرے کمرے میں جا کر کنڈی لگانا چاہتی تھی، لیکن فیضان کو روتا دیکھ کر اسے اس معصوم پر بھی رحم آیا جس قدر جنونی ارباز ہو چکا تھا۔ بچے کو روتا دیکھ کر نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہی کرتا۔ وہ فیضان کی طرف بڑھی، فیضان کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ روئے جا رہا تھا، اسے پکڑ کر وہ دوسرے کمرے میں آ چکی تھی۔ دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تاکہ ارباز نہ آ سکے۔ گود میں آ کر فیضان چپ ہوا تھا اور بھوکا ہی سو گیا۔ اسے واش روم میں جا کر شاور کھولا تھا۔ روتی رہی اور اپنے وجود سے اس شخص کا لمس مٹانے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے تو خون سے ویسے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ گھر میں جب اس نے کچن میں نیا کھانا بنانا سیکھنا شروع کیا تھا تو اکثر پیاز ٹماٹر کاٹتے اس کی انگلی پر چھری سے چھوٹی سی کھروچ لگ جاتی تھی اور وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ ذرا سا درد بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور اب جو درد اسے مل رہا تھا، نہاتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنے دل کے مقام پر دیکھا تو مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس بہن کو وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی اس کا نام اس کے سینے کے مقام پر لکھا ہوا تھا اور ابھی بھی اس میں سے خون رس رہا تھا۔ ارباز کا خوف اس پر مسلط ہو چکا تھا، جو شاید اس پر رحم کھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو سویا ہوا فیضان سسکیاں بھر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی، اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ کمرہ کھولنے سے اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ارباز اندر نہ آ جائے۔ جیسے اس نے فیضان کو اپنے سینے سے لگایا، وہ کسی معصوم بچے کی طرح منہ کھول کر گویا ماں کی محبت اور غذا تلاش کرنے لگا۔ یہ بچوں کا فطری عمل ہوتا ہے۔ شاید وہ نین تارا کو ہی اپنی ماں سمجھ چکا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے نین تارا نے ایک نظر فیضان کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے اپنی قمیص کو اوپر کر دیا۔ وہ یہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر فیضان کی خاطر اس نے ایک بار پھر اسے فیڈ کروانا شروع کر دیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے وجود میں ابھی کسی بچے کی غذا نہیں رکھی گئی۔ وہ اسے فیڈ کرنے لگا تھا۔ اس وقت پہلی بار اس نے یہ دعا کی کہ کاش سچ مچ اس کی ماں بن جائے اور فیضان بھوک سے مٹا سکے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے تھے۔
पूरा वजूद दर्द से चूर था और कमरे में कोई पेन किलर भी मौजूद नहीं थी। फैज़ान भी ऐसे ही सो चुका था और वो भी इसी हालत में आंखें मूंद गई थी। वो कितने घंटे सोती रही उसे कुछ भी मालूम नहीं था। रात के 1:45 से बुलंद आवाज़ रोने की आवाज़ें आई थी। एकदम हड़बड़ा कर उठी थी। घड़ी पर वक्त देखा तो 1:45 बज रहे थे। फैज़ान भी सो रहा था। अपने कपड़े दुरुस्त करके उठी तो आवाज़ अरबाज की थी, मगर वो क्यों फूट फूट कर रो रहा था। उसका दिल चाहा कि वो दरवाज़ा खोल कर जाए और देखे, मगर इस जुनून शख्स से डर भी लग रहा था। अरबाज की हालत कुछ कुछ उसकी समझ में आ रही थी। शायद ये रुबीना की मौत का सदमा था कि उसे यूं दौरे पड़ रहे थे। धीरे से दरवाज़ा खोल कर वो बाहर निकली थी। सामने लाउंज में ज़मीन पर बैठकर अपने बाल नोच नोच कर अरबाज रो रहा था और यही कह रहा था, क्यों किया मैंने, क्या हो जाता है मुझे गुस्से से। उसने वही छुरी उठा रखी थी और अपनी कलाई पर बिला वजह ही कट लगाया जा रहा था। खुद को असियत दे रहा था। जब रुबीना ने यह देखा तो घबरा गई। कहीं वो अपनी नस काट लेता तो कुछ भी हो सकता था। वो अकेली मासूम लड़की इस वक्त उसे कहाँ हॉस्पिटल लेकर जाती। डरते डरते बाहर निकली और बोली, आप क्या कर रहे हैं अरबाज, आपको चोट लग सकती है, प्लीज़ ऐसा मत करें। वो डर कर दूर खड़े होकर बोली थी कि अगर वो दोबारा उसकी तरफ भाग कर आए तो वो दरवाज़ा लॉक करके अंदर भी जा सके। मगर अरबाज उसे देखकर रोने लगा। चाकू एक तरफ फेंक चुका था। उसके दोनों बाजुओं पर जख्म के निशान थे। कहने लगा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे अपनी कैफियत समझ में नहीं आ रही। पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ ऐसा करता हूँ। उस रोज़ तुम्हें नशे में था, मगर आज तो नहीं। फिर मैंने क्यों किया? मुझे लगता है जैसे मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। वो रो कर उसे ही सब कुछ कह रहा था। चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। आगे बढ़ी और चाकू को किचन में छुपा कर रखा। कहने लगी, प्लीज़ उठें, कमरे में जाएं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और फैज़ान का क्या होगा? मेरी माँ मुझे आपके हवाले करके गई है। मुझे नहीं पता मेरे नसीब में क्या लिखा है और मेरी मौत शायद आप ही के हाथों में लिखी हो, लेकिन मुझे अपनी बहन की आखिरी निशानी की फिक्र है। पता नहीं मुझे कुछ हो गया तो फैज़ान का क्या होगा। अरबाज उठकर खड़ा हुआ तो वो सहम कर पीछे हटी। इससे उस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। अरबाज के दोनों बाजू खून से भरे हुए थे। जब वो चलता हुआ उसके सामने आया और दोनों हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें असियत तो नहीं देना चाहता था। मैं तो रुबीना के अलावा किसी और के करीब जाने का सोचना भी नहीं चाहता, मगर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। उसकी नज़र रुबीना के लिखे नाम के मकाम पर गई, जहाँ से अभी भी खून रिसने की वजह से कमीज़ का रंग बदल चुका था। वो कहने लगा, देखो मैंने तुम्हें हसीयत दी है ना, इसके बदले मैंने अपने पूरे बाजू छल्ली कर दिया। देखो मैंने खुद को भी ज़ख्मी किया है। वो किसी मासूम बच्चे की तरह बोले जा रहा था और एक ही बात बार बार रिपीट करता कमरे में जाकर बैठ चुका था। वो इस वक्त उसके कमरे में नहीं गई थी, बल्कि सीधा अपने कमरे में आई थी। फैज़ान के लिए फीडर बनाकर उसे पिला रही थी और फिर सोच रही थी। अगली सुबह अरबाज बिस्तर पर पड़ा था, बुखार में तप रहा था। वो डरते डरते उसके करीब गई, उसके बाजू पर जमा हुआ खून साफ करके पट्टियाँ करने लगी। अपने हाथों से नाश्ता करवाया और फिर दवा देकर सुला चुकी थी। उसे अपनी एक दोस्त का ख्याल आया जिसके वालिद साइकोलॉजिस्ट थे। उसे अपनी दोस्त को इसके बारे में मुकम्मल बात बताई तो वो कहने लगी, मैं अपने वालिद से जिक्र करूँगी और फिर जो उन्होंने कहा तुम्हें बताऊँगी। वो फ़ोन बंद कर चुकी थी जब फैज़ान फिर से रोने लगा। वो फीडर पिला रही थी, मगर वो तो बार बार उसके सीने की जानिब बढ़ रहा था। पहले से समझदार हो चुका था, जैसे एक माँ के वजूद से ग़िज़ा चाहता हो। कुछ सोचकर रुबीना ने एक नज़र अरबाज को देखा जो आंधे मुँह लेट कर सो रहा था। उसने वही फैज़ान की आदत पूरी करने के लिए अपने सीने से लगा लिया। 15 मिनट गुजरे थे जब नयनतारा को लगा जैसे कुदरती तौर पर दूध आने लगा है। वो कुछ हैरान हुई थी, ऐसा कैसे हो सकता है। वो हड़बड़ाकर अपने आप को देखने लगी। सचमुच उसके वजूद से बच्चे की ग़िज़ा आने लगी थी। फैज़ान अभी सैर नहीं हुआ था। वो गला फाड़ कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ पर अरबाज भी उठ चुका था। वो फ़ौरन से खुद को छुपाने लगी, मगर फैज़ान रोए जा रहा था। अरबाज कहने लगा, क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है? क्या तुम इसे फिर से फीड करवा रही थी? देखो मैं मानता हूँ मैंने गलत किया था,
तुम एक बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, फिर तुम इसे अपने सीने से क्यों लगाया हुआ है? मगर इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। हिचकिचाते हुए अरबाज से कहने लगी, अरबाज पता नहीं सब कुछ कैसे हुआ, मगर सचमुच मुझे फीड आने लगा है। अरबाज की आंखें पूरी खुली थी। फैज़ान एक बार फिर उसके सीने से लगा फीड कर रहा था और वो उसे दूर चाहकर भी नहीं कर पा रही थी। अरबाज तो हैरत से मुस्कुराए, कहने लगा, ये मुमकिन कैसे है? कहीं तुमने कोई ऐसी दवाई तो नहीं ली जिससे तुम्हें फीड आए? वो कहने लगी कि नहीं, मैंने क्या दवा लेनी है, मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाती। कहीं ये दूध बच्चे के लिए ख़राब हो तो कहीं से कुछ हो गया था। ज़बरदस्ती उसे खुद से अलग कर चुकी थी। अरबाज इसी वक्त फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर गया। जिस कदर नैनतारा बदहवास थी, डॉक्टर भी परेशान हो गई। हिचकिचाते हुए बताने लगी कि मैं अभी तक माँ नहीं बनी, ये मेरी बहन का बच्चा है और फिर भी मुझे फीड आने लग गया। ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान हुई, कहने लगी, नहीं, पूरी बात बताएं, ऐसे तो किसी को फीड नहीं आता, कुछ तो ज़रूर हुआ है। वो सर खजाते हुए कहने लगी, मैं बस फैज़ान की आदत पूरी करने के लिए इसे फीड करवा देती थी और ये मुझे माँ समझकर फीड करता और सो जाता, और फिर ये अभी 3 महीने का हुआ है और मुझे ये फीड आने लगी। ये सुनकर डॉक्टर ने पहले तो उसके टेस्ट किए और फिर जब टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी, नैनतारा बेटा, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एक नेचुरल अमल है। जब बच्चे ने आपके वजूद से ग़िज़ा लेने के लिए रुजू किया तो आपके दिमाग ने खुद ब खुद सिग्नल भेजना शुरू कर दिए, आपके हार्मोन्स एक्टिवेट हो गए और आप बिल्कुल वैसे ही उसे फीड करवा सकती हैं जैसे कि एक माँ अपने मासूम बच्चे को फीड करवाती है। अरबाज इस कदर हैरान था कि कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी जानिब नैनतारा की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अरबाज भी खुश हो चुका था। अरबाज ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ना चाही तो वो हिचकिचाते हुए कहने लगी, अरबाज आप प्लीज़ इस हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी मोड़ दें, इस तरफ तो साइकोलॉजिस्ट का हॉस्पिटल था। अरबाज कहने लगा, क्यों, वहाँ क्या करने जाना है? वो कहने लगी, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, आपको फैज़ान की कसम कुछ भी सवाल मत कीजिए। फैज़ान की कसम के आगे वो चुप हो चुका था। ये उसके दोस्त के वालिद का ही हॉस्पिटल था जहाँ पर वो अरबाज को लेकर आई थी। अरबाज को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। कमरे में जब उसकी अपॉइंटमेंट आई तो साथ नैनतारा भी गई। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाया, मगर डॉक्टर के कहने पर वो उसे सब कुछ बताने लगा कि उसे अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत थी। डॉक्टर साथ साथ उसे कुछ दवा भी खिला रहे थे जिससे वो बिल्कुल पुरसुकून होकर सब कुछ बता रहा था, और फिर रोते हुए बताता बताता खामोश हो गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट भी करवाए और इसके बाद अरबाज और नैनतारा को बताया कि अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। दूसरा, इनमें गुस्सा हद से ज़्यादा था। जब इनकी बीवी की हादसाती मौत हुई तो एकदम से इनका दिमाग जैसे सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए इनको यूं दौरे पड़ने लगे और ये अपनी दूसरी बीवी को मौत का कसूरवार समझकर उस पर जुल्म और सितम करते हैं। मगर जैसे ही नॉर्मल होते हैं तो इन्हें शर्मिंदगी होती है, दुख होता है। 5-6 महीने का कोर्स है। अगर ये बाकायदगी से दवा लेंगे और ख़ुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो इनकी ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। अरबाज खामोशी से ये सब सुनकर वहाँ से बाहर निकल आया। इसके बाद दोबारा अरबाज को ऐसा कोई पैनिक अटैक नहीं आया था। वो दवा बाकायदगी से लेता और हर रात नैनतारा उसे खुद दवा देती थी। जानती थी अगर एक दिन भी नागा हो गया तो सख्ती उसी की आएगी। हर रात की तरह आज भी वो दूध के गिलास के साथ दवा लेकर गई तो कमरे में फैज़ान अरबाज की गोद में खेल रहा था। वो जैसे ही उसे वहाँ पर छोड़कर बाहर जाने लगी तो फ़ौरन से वो बाजू से पकड़ चुका था। हिचकिचाकर नैनतारा ने पलट कर देखा तो अरबाज कहने लगा, कहाँ जा रही हो? मेरे पास भी कभी बैठ जाया करो, जब देखो तो तुम किसी न किसी काम में मसरूफ़ ही होती हो। वो कुछ झिझकती हुई उससे कुछ फासले पर बैठ चुकी थी। फैज़ान इस वक्त खेल रहा था। उसने नया नया बोलना शुरू किया था, हर वक्त मामा मामा करता रहता। अरबाज थोड़ा नाराज़ होता, कहने लगा, तुमने से मामा मामा कहना सिखाया, बाबा बोलना नहीं सिखाया, क्या मैं इसका कुछ नहीं लगता? वो कहने लगी, नहीं नहीं, ये तो बस बच्चे की ज़बान ही ऐसी होती है। वो वैसे ही आवाज़ें निकालता है तो लगता है जैसे मामा को बुला रहा है। सच में मैंने इसको कुछ नहीं सिखाया। वो अभी भी उससे सहम कर
फ़ौरन सफाई पेश कर रही थी और अरबाज अंदर ही अंदर हिचकिचा रहा था। बस किसी तरह वो अपना रिश्ता उसके साथ बेहतर करना चाहता था, दोस्ताना रवैया रखना चाहता था। कितनी ही देर वो बातें करते रहे। जब फैज़ान को भूख महसूस हुई तो वो नयनतारा की गोद की तरफ बढ़ने लगा। एक तरफ उसने अरबाज का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ वो नयनतारा की तरफ बढ़ रहा था। नयनतारा उसे उठाकर दूसरे कमरे में जाने लगी ताकि फीड करवा सके, मगर वो तो वहीं अरबाज का हाथ पकड़ चुका था। वो यही चाहता था कि बस एक तरफ अरबाज का हाथ भी पकड़ रखे और उसकी मामा उसे फीड भी करवा दें। शर्म से सुर्ख लाल होती नयनतारा कहने लगी कि बेटा चलो दूसरे रूम में जाकर फीड करवाऊंगी मैं आपको। मगर वो तो मज़ीद रोने लगा था। अरबाज कहने लगा, क्या हो गया, बच्चे को क्यों डरा रही हो, यहीं बैठा कर फीड करवा दो इसे, नहीं देख रहा मैं तुम्हारी तरफ। उसने अपना फ़ोन निकाल लिया और फैज़ान का हाथ भी पकड़े हुए था जब कुछ हिचकिचाते हुए नयनतारा ने उसे वहीं पर बैठकर फीड करवाना शुरू कर दिया था। अरबाज देखना तो नहीं चाहता था, मगर फिर भी शायद ये फितरी ख्वाहिश थी और वो उसकी बीवी थी। बेसाख्ता उसकी नज़र नयनतारा के वजूद की तरफ उठने लगी और वो उसे देखने लगा। उसके अंदर के जज्बात एक बार फिर उबाल मारने लगे। इसे फीड करवा कर वो उठने लगी तो उसे पकड़कर अपने करीब कर गया। फैज़ान सोच चुका था, कहने लगा, क्या तुम मुझे एक बार माफ़ी मांगने का मौका नहीं दोगी? नयनतारा कहने लगी, मैं आपकी कैफियत समझ सकती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था जैसा आप समझते हैं। मैंने आपको माफ़ भी कर दिया। मगर वो उसे अपने बेहद करीब कर चुका था। कहने लगा, नहीं, मैं तो माफ़ी अपने तरीके से मांगूंगा। जहाँ जहाँ मैंने तुम्हें दर्द दिया है ना, ज़ख्म दिए हैं, वहाँ वहाँ पर अब मैं तुम्हें सुकून दूंगा। नयनतारा थोड़ी सी हिचकिचाई, मगर वो उसे बाहों में भरकर अपने ही करीब लेटा चुका था। वो कहने लगी, अरबाज प्लीज़, मुझे डर लग रहा है और फैज़ान जाग जाएगा। वो कहने लगा कि बेड इतना बड़ा है, वो एक तरफ सो रहा है, नहीं जागता। वैसे भी हमने शोर थोड़ी करना है जो वो जागेगा। ये कहकर वो उस पर मुकम्मल तौर पर हावी हुआ था और फिर बड़े ही प्यार से अपने लम्स से उसे आशना करवाने लगा। इससे पहले उसने उस पर जुनूनी वार किया था। पहली बार वो उस कदर मोहब्बत भरे लम्स से नयनतारा को रूशनास करवा रहा था और नयनतारा भी जैसे पिघलती चली जा रही थी। अभी वो उसके करीब आया ही था, उसकी गर्दन पर अपने लब रख कर वहाँ पर सुर्ख निशान पर लब रखे थे, जब एकदम से कहने लगा, रुबीना, तुम जानती हो मुझे हमेशा तुम्हारी गर्दन पर अपने लब रखना बेहद पसंद आया है। मैं तो तुम्हारी ऐसी हसीन गर्दन का दीवाना ही हो चुका था। नयनतारा के दिल में धीरे धीरे अरबाज के लिए एक नरम गोशा बनने लगा था, मगर आज इन क़ुर्बत के लम्हात में जब वो खुद अपनी रज़ामंदी से अपना आप अरबाज को सौंपने लगे, मगर रुबीना का नाम सुनकर नयनतारा का दिल जैसे किरची किरची हुआ था। वो अपनी आंखें खोलकर अरबाज को देखने लगी। हिचकिचाते हुए अरबाज ने फ़ौरन कहा कि नहीं, मैं बस तुम्हारा ही नाम लेना चाहता था। मगर तब तक नयनतारा उसे खुद से अलग करके दूसरे कमरे में जा चुकी थी और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बेआवाज़ रोने लगी। घर में बिल्कुल खामोशी थी और उसकी सिसकियाँ इस वक्त कमरे से बाहर तक आ रही थी। अरबाज भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ था। आखिर को वो भी एक लड़की थी, भले ही उसकी बहन थी, मगर यूँ क़ुर्बत के लम्हात में रुबीना का नाम खुद ब खुद ही उसके लबों पर आया था। वो कमरे में वापस चला आया क्योंकि अब नयनतारा को मज़ीद कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। कमरे में दीवारों पर जगह जगह रुबीना और उसकी तस्वीर लगी हुई थी, जो आज से 6 महीने पहले उसे छोड़कर जा चुकी थी और यकीनन उसकी जगह हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। मगर वो एक गए हुए शख्स के लिए आज मौजूद उस लड़की को मज़ीद असियत नहीं देना चाहता था। जब तक रुबीना की तस्वीरें उसके सामने रहती, वो यूं ही जुनूनी रहता। एक गहरी सांस खारिज करके उसने एक नज़र इन तस्वीर को देखा और फिर इन सब तस्वीरों को उठाकर उसने स्टोर में रख दिया।
اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب بڑے پیار سے وہ اور روبینہ اس کمرے میں ان دونوں کی تصویر سے ڈیکوریشن کر رہے تھے، مگر اب ان تصویروں کو اٹھا کر اسٹور روم میں رکھا جا چکا تھا۔ آخری بار جب اس نے ان تصویروں کو ایک بیگ میں رکھنے کے بعد اسٹور روم کو لاک لگایا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ چکا۔ اگلے روز جب فیضان کو لینے کے لیے نین تارا کمرے میں آئی تو وہاں پر ایک بھی تصویر موجود نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، روبینہ آپی کی تصویریں کہاں گئی؟ ارباز کہنے لگا، میں نے ہٹا دی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اللہ کے پاس۔ جب تک اس کی تصویریں میرے سامنے رہتی میں کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتا، اسی لیے میں نے اس کی تمام یادوں کو ایک باکس میں بند کر کے رکھ دیا تاکہ میں ان سب سے نکل سکوں۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اگلے ہی روز نین تارا نے کمرے میں فیضان کی اور ارباز کی بہت زیادہ تصویریں لا کر کمرے کو سجا دیا تھا، اور ایک تصویر اس نے ارباز، روبینہ، اپنی اور اپنی ماں کی بھی فریم کروا کر لگوائی تھی، جس میں وہ لوگ سبھی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ارباز اس شام جب گھر لوٹا تو ان تصویروں کو دیکھ کر مسکرا اٹھا، پھر اس تصویر کے پاس آ کر گیا جس میں وہ چاروں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ نین تارا بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارباز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روبینہ کو بھولنا اس کے لیے ناممکن تھا، مگر وہ نین تارا کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے ان دونوں کے بیچ کے تعلقات قدرے بہتر ہو چکے تھے۔ ارباز جب بھی گھر آتا تو فیضان بابا بابا کرتا اس کی جانب دوڑ کر آتا تھا۔ نین تارا اس کے لیے کھانا بنا کر کھٹی میٹھی شرارتیں کر رہی ہوتی تھی۔ فیضان اور نین تارا کی شرارتیں اور نوک جھوک دیکھ کر ارباز ہنستا تھا۔ ابھی بھی فیضان اسی کمرے میں موجود اپنے بیبی بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا جب اس کے پاس تکیوں کو رکھنے کے بعد نین تارا بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی، لیکن ارباز اسے فوراً اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں تھی جبکہ ارباز شرٹ لیس لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے سینے پر انگلیاں پھیر رہی تھی اور مسکرا کر کہنے لگی کہ ارباز، کل ہمارا فیضان پورے 3 سال کا ہو جائے گا، کتنا جلدی وقت گزر گیا۔